मैं हूँ अर्पिता और आप है मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी। तो सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं लास्ट 2 दिन से वीडियो कुछ टेक्निकल रीजंस के कारण अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आज हम पढ़ेंगे डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन क्योंकि ये बायोस्टैट्स के लेक्चर्स चल रहे हैं तो हमने स्टार्टिंग में बायोस्टैट्स होता क्या है, किस तरह के उसमें इंफॉर्मेशंस रहते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, ये सब हम देख चुके हैं। अब हमारा आज का लेक्चर है डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा हम समझ चुके हैं, हमने कुछ कुछ वर्ड्स पढ़ लिया है जैसे कि पॉपुलेशन। जो सीरियसली पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि पॉपुलेशन क्या है और पॉपुलेशन किस तरह से, पॉपुलेशन में से हम कैसे सैंपल सिलेक्शन कर सकते हैं। जब हम पॉपुलेशन से सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है डाटा। अब इस डाटा से हम एग्जामिन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो इस डाटा को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो है आज का टॉपिक। अब ये डाटा को रिप्रेजेंट करना क्यों जरूरी है? पहला चीज, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स डाटा है तो जब तक आप इसको सेग्रीगेट नहीं करेंगे या क्लासिफाई नहीं करेंगे अलग अलग कैटेगरी वाइज, तब तक आप इसमें कोई डिसीजन नहीं बना सकते। तो सबसे पहला है, जो डाटा है उसको सिंप्लीफाई कर लेना। अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो वो भी सेग्रीगेट हो जाएगा, और अगर ये सेग्रीगेट हो जाए तो आप उसमें से एक कंक्लूजन निकाल सकते हो और उसको आप इजीली इंटरप्रेट कर सकते हो। तो क्विक इंटरप्रिटेशन हो सकता है और जो आपका कंक्लूजन है वो आपका एनालिसिस या इंफॉर्मेशन। अब क्या हेल्प करेंगे ये? किसी पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है, कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं उस ट्रेंड्स को बता सकता है, या फिर एक डाटा का रिलेशनशिप दूसरे डाटा के साथ। जब हम बाई वेरिएबल या एक्स और वाई दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो एक्स का रिलेशन इन विथ रिस्पेक्ट टू वाई और वाई का रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से रिलेशन मैनेजमेंट में हम इसको पढ़ सकते हैं। अब डाटा हम कितने फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डाटा के लिए हमारे पास है टेबल्स, डायग्राम्स या फिर ग्राफ। आपके पास 3 ऑप्शन है जिससे आप अपने डाटा को सिंपल वे में, जो अच्छे से समझ आए उस तरह से आप उसको अरेंज कर सकते हैं। अब इसीलिए क्योंकि आप 1000 डाटा है, हर एक ऑब्जर्वेशन को आप रीड करो फिर एनालाइज करो, ये प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए सबसे पहला काम होता है डाटा को सेग्रीगेट कर लेना। इसके बाद आता है ये किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करेगा आपको कंपैरिजन करने में, डिसीजन लेने में और कंक्लूजन बनाने में। तो ये कुछ फायदे हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन का पहला तरीका होता है फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का। आपको पता होगा कि इस तरह से हम एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल में यहाँ पे डाटा लिखते हैं और उसकी वैल्यूज या उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। कि हमने जो डाटा लिया है, सपोज हम ले रहे हैं लीफ का लेंथ, तो लीफ लेंथ है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर लीफ वाले सपोज 10 पत्तियां हैं, 10 पत्तियां हैं, तो ये 10 पत्ती, ये जो 10 लीव्स है ये 10 लीव्स हो जाएंगी इसकी फ्रीक्वेंसी। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे जो ये 10 लीव्स है, ये 10 लीव्स हो जाएंगी इसकी 1 सेंटीमीटर के 10 लीव्स है, तो 1 सेंटीमीटर के 10 लीव्स हो जाएंगे आपके फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमको बताता है कि जो ऑर्गेनाइज डाटा है वो कितने बार रिपीट हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स ईच वैल्यू जो है वो रिपीटेशन है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इससे आप पूरे डाटा को समराइज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए लीफ लेंथ ही हम मेजर किए हैं और हमारे पास है टोटल 10,000 लीव्स जिसका लीफ लेंथ मेजर किए, जब आप लीफ लेंथ वाइज नंबर ऑफ लीव्स को सेग्रीगेट कर लेते हैं तो आपके पास एक ओवरव्यू आ जाता है कि 10,000 पत्तियां तो है,
पर उसके साइज कहाँ से चालू हो रहे हैं और कहाँ खत्म हो रहे हैं। तो ये एक हेल्पफुलनेस है जो कि आपको फ्रीक्वेंसी डाटा से मिल सकता है। हर एक वैल्यू को आप फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डालोगे और ये आपको एनालिसिस में डाटा को इजी और पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ इससे हम क्या बना सकते हैं, इससे हम ग्राफ्स बना सकते हैं, जैसे कि आ गया हिस्टोग्राम, बार डायग्राम्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये सारा चीज आप इससे बना सकते हो। सपोज ये है, यहाँ पे 10 to 20 ये दिया हुआ है क्लास साइज जिसकी फ्रीक्वेंसी है 3। सपोज मार्क्स है 10, तो 10 से 20 के बीच में कितने जन को 10 से 20 के बीच में मार्क्स मिला, तो वो हो जाएगा 3 बच्चों को। 20 से 30 के बीच में कितने जन को मिला है, 5 बच्चों को। 30 से 40 के बीच में कितने जन को मिला है, ये 7 स्टूडेंट्स। तो ये आपका बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी के उस बच्चे को कितने, मतलब उस रेंज में कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन क्लासेस। क्लासेस में जब हमको करना होता है तो हमारे डाटा का ग्रुपिंग हमको करना होगा, और ग्रुपिंग करके हम क्या बनाएंगे, क्लास इंटरवल्स। ठीक है। अब अगर डाटा सेट बड़ा है तो ब्रॉड डाटा को हम धीरे धीरे सेग्रीगेट करेंगे, ब्रॉड रेंज लेंगे। यहाँ पे जैसे हमने क्लास इंटरवल लिया था 10 से 20, अगर ये मार्क्स है अप टू 1000, तो आप 10 से 20 करोगे तो अगला होगा 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर 40 to 50, ऐसे करके 1000 तक पहुंचोगे तो बहुत बड़ा लंबा सीरीज आ जाएगा। तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं कि 100 to 200 कर दिए, फिर 200 to 300 कर दिए, 300 to 400 कर दिए। अगर हमको इसको और शॉर्ट करना है तो हम 100 to 500 कर सकते हैं, फिर अगला हो जाएगा 500 to 1000। अब कितना करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है कि ऐसे करना है, ये डिपेंड करता है कि आपको क्लासेस कितनी चाहिए। अब इसमें ईच क्लास इंटरवल का रेंज कितना होगा ये भी आपको डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी। अब इसके कारण आप समराइज डाटा, आइडेंटिफाई पैटर्न और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये सारा काम कर सकते हो। इससे आपका कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, हिस्टोग्राम बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। या हम आगे देखेंगे कि ये सारे कर्व्स कैसे बनते हैं। अब आता है रूल फॉर नंबर ऑफ क्लासेस। हम इसमें एक रूल की बात करते हैं, स्टगर्स रूल, जो कि ये है k इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3.322 log 10 by n। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको नहीं जाना है तो आप अपने ऑब्जर्वेशन से, जैसे हमारे पास है 1000, तो आप इसको इस तरह से क्लासिफाई कर दीजिए। ये हो गया इस तरह से क्लासिफाई, 300 to 400, फिर आएगा आपका 400 to 500, 500 to 600। इस तरह से आप क्लासिफाई कर दीजिए। बस आपको ये देखना है कि सबका जो इंटरवल है ये इंटरवल्स इक्वल। ये इंटरवल इक्वल कैसे हो, कैसे पता करेंगे इंटरवल कैसे है, 200 माइनस 100। अब इस 200 को हम बोलते हैं अपर लिमिट, और नीचे वाला 100 जहां से आपने चालू किया है उसको बोलेंगे लोअर लिमिट। अब ये पूरा अपर लिमिट है, ऐसा नहीं सिर्फ 200 अपर है। यहाँ इस सीरीज में 300, इसमें 400, ये 500, और ये पूरा इसके लिए लोअर लिमिट है। तो जब भी आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो जो आता है वो होता है इसका क्लास साइज। तो आप इसके अकॉर्डिंग ये इंटरवल्स इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक को लिया 100 to 200 और उसके बाद दूसरा ले लिया 200 to 400, इसको बोलते हैं अनइक्वल क्लास साइज। तो इस तरह से आपको नहीं लेना है। क्लास इंटरवल यही बताया मैंने, आपके दो लिमिट्स जो है उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपको बताता है क्लास विड्थ या फिर क्लास साइज। जैसे ये है तो इसमें आपका जो रेंज है दैट इज अपर लिमिट या मैक्सिमम वैल्यू है आपका 10, लोअर लिमिट है 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, जैसे हमने लिया है 4।
तो यहाँ पे हो जाएगा 10/4, अगले वाले में भी 10/4। तो ये हो जाएगा आपके क्लास इंटरवल्स और क्लासेस। रेंज कैसे निकलता है? मैक्सिमम लिमिट बाय मिनिमम लिमिट। जो आपके डाटा है उन सारे डाटा को जब आप असेंडिंग ऑर्डर में जमा दो, या हाईएस्ट वैल्यू निकाल लो और लोएस्ट, ये सपोज लोएस्ट वैल्यू और यहाँ पे एक है हाईएस्ट वैल्यू, तो जब आप हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू माइनस कर दोगे तो रेंज आ जाएगा। मतलब ये अल्टीमेटली आपको बता देगा कि रीडिंग कहाँ से या किस नंबर से चालू हुआ है और कहाँ तक गया है। जैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज आउट ऑफ 80 मार्क्स है और सबसे लोएस्ट मार्क्स मिला है 45 और हाईएस्ट गया 79, तो ये 45 to 79 आपका मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट का रेंज हो गया। तो अब इसमें से कैसे रेंज निकालोगे? 79 माइनस 45, तो आंसर आ जाएगा 7 माइनस 34, तो ये हो जाएगा आपका रेंज। अब आते हैं एक्सक्लूसिव मेथड और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव मेथड। जब हम बात कर रहे हैं 0 to 10, 10 to 20, तो इसमें जब हम डाटा को सेग्रीगेट करते हैं, आपको पता होगा कि हम टैली मार्क्स बना के सेग्रीगेट करते हैं अगर आपके पास रफ डाटा दिया हुआ है तो जब आप उस तरह से सेग्रीगेट करते हो तो ये 0 से 9 तक की वैल्यू लेता है और यहाँ पे ये 10 से 19 तक की वैल्यू लेता है। मतलब ये जो अपर लिमिट में 10 और 20 है, ये इसके अंदर हम नहीं डालते हैं, तो इसीलिए इस क्लास को बोला जाता है एक्सक्लूसिव क्लास। इसमें ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज एक्सक्लूडेड। अपर लिमिट को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, वो चले जाएगा नेक्स्ट क्लास इंटरवल में। ये है आपका एक्सक्लूसिव क्लास लिमिट। जैसे ये है तो यहाँ पे आप 10 इंक्लूड नहीं करेंगे, 20 इंक्लूड नहीं करेंगे और 30 इंक्लूड आप नहीं करेंगे। इंक्लूसिव में जो लिमिट लिखते हैं उसको लिखते ही ऐसे हैं, तो क्या हो गया? यहाँ पे 9 इंक्लूडेड है, यहाँ पे 10 इंक्लूडेड है, 19 इंक्लूडेड है, सॉरी यहाँ पे 19 है, तो ये चालू हो जाएगा 20, 20 से, तो ये सारे जो अपर लिमिट है इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पे देखो बोथ लोअर एंड अपर लिमिट आर इंक्लूडेड। अगर आपको कोई डिफरेंस पूछता है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, तो आपको ये डिफरेंस बताना है कि एक्सक्लूसिव क्लासेस में अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होता है और इंक्लूसिव क्लास में दोनों इंक्लूडेड होता है। ठीक है, इस वाले में ये देखिए 0 से 9, 9 to 10, तो इसमें 9 भी इंक्लूड होगा और यहाँ पे 10 इंक्लूड होगा। फिर आता है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट अभी मैंने बताया कि जो अपर क्लास लिमिट है और लोअर क्लास लिमिट है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपका क्लास लिमिट से साइजेस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे अपर क्लास लिमिट या लोअर क्लास लिमिट है 10 और अपर क्लास सॉरी लोअर क्लास लिमिट है 0, अपर क्लास लिमिट है 10। ये पूरे जो है ये है लोअर क्लास लिमिट और ये पूरा जो है वो है अपर क्लास लिमिट, यूसीएल। मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास। मिड पॉइंट का मतलब होता है सेंटर पॉइंट। अब मैंने लिखा 10 से 20, अब इसका सेंटर पॉइंट कैसे निकालोगे? 10 से 20 का सेंटर पॉइंट होता है एवरेज ऑफ द लोअर एंड अपर लिमिट। मतलब आप करोगे 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आंसर आ जाएगा 50। तो इसको निकालने के लिए आपको करना पड़ता है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे भी मैंने बताया 10 to 20 है तो क्या होगा। अब आते हैं टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अभी तक हमने जो देखा ये सब में टेबल देख रहे हो, देखो यहाँ पे भी टेबल है, यहाँ पे भी टेबल है। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। ये देखिए टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। अब दूसरा टाइप है डायग्रामेटिक। डायग्राम बना दिए, अगर मैंने ऐसे डायग्राम्स बना दिए तो ये भी रिप्रेजेंटेशन है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो यहाँ पे होता है रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा रोज और एक जस्ट यहाँ पे आएगा रोज एंड कॉलम्स और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ रहा है
बार डायग्राम, पाई चार्ट और पिक्टोग्राफ। यहाँ पे कोई टेबल नहीं आएगा डायग्रामेटिक में। डायग्रामेटिक में बार डायग्राम्स आएंगे, पाई चार्ट्स आएंगे, पिक्टोग्राफ आएंगे। इसका पर्पस क्या है? ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेता है और सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंट करता है। ये सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन। ये जो करता है डायग्रामेटिक, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कोला लगा रही हूँ। इसमें ये सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपको आंख से दिखेगा और जो चीज अच्छे से दिख जाता है वो आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। तो इसकी अगर मतलब इसकी अगर रीडिंग लेनी है टेबुलर डाटा की, तो आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। अगर मान लो मैच ही करना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और आपके पास एक टेबल है जिसमें 100 वैल्यूज लिखी है, तो आपको एक एक बारीकी से देखना पड़ेगा। और अगर वही चीज डायग्राम फॉर्म में दे दिया है तो फिर वो आप सिंगल ग्लांस में ही पहचान लोगे। एक्यूरेसी इसमें ज्यादा है, इसमें एक एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है और ये सिर्फ विजुअल कंसेप्ट या कंपैरिजंस देता है। इसमें आपको रादर एग्जैक्ट वैल्यू ऐसा प्रेडिक्शन नहीं रहता है। ये है डिटेल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड कैलकुलेशन, और ये रिप्रेजेंटेशन, कंपैरिजन और एक्सप्लेनेशन के लिए। इसके एग्जांपल्स में आता है फ्रीक्वेंसी टेबल, स्टैटिस्टिकल टेबल, इसमें आता है बार डायग्राम, पाई चार्ट और पिक्टोग्राम। तो ये टैब्यूलेशन ऑफ डाटा हम पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इस तरह के डाटा को रिप्रेजेंटेशन को हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, देखो इसमें आपको आसानी से दिख रहा है, एक सीधा लाइन है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। इसमें आपको ग्राफ्स दिख रहे हैं जो आप इजीली समझ सकते हो कि अच्छा है कि खराब है। इसमें आप देख रहे हो कि बायोलॉजी को इतना है, केमिस्ट्री इतना है, फिजिक्स इतना, तो ये आपको ओवरव्यू देख के समझ में आ जा रहा है। तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ग्राफिकली। अब रिप्रेजेंटेशन या डाटा रिप्रेजेंटेशन करने से फायदा क्या हो गया? फायदा ये हो गया कि आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, इंटरप्रिटेशन और कंपेयर भी कर सकते हो। आप इसको इजीली डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो या ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। इसमें लाइन डायग्राम्स है, बार डायग्राम्स है और पाई डायग्राम्स है। तो इस डायग्राम के वे से आप इजीली उसको पता कर पा रहे हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम कैसे होगा? लाइन डायग्राम अभी आपने एक देखा, ये ऐसा है तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, दैट इज लाइन डायग्राम। जैसे ये वैल्यूज दी हुई है, इस वैल्यूज को अगर आप एक्सेल में डालेंगे तो आपको ऐसा एक वैल्यूज का प्लॉट मिलाएगा। ये जो है ये वाला है आपका एक्स एक्सिस और ये जो है आपका वाई एक्सिस। तो ये एक लाइन डायग्राम है। इसके बाद एडवांटेजेस क्या है? ये आपको ट्रेंड्स बता रहा है, चेंजेस बता रहा है, ये इंटरप्रिटेशन और डाटा को कंपेयर कर रहा है, ये कंटिन्यूअस डाटा पे ये कंस्ट्रक्शन, ये सिंपल कंस्ट्रक्ट है। आप इजीली इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना के ऐसा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इजीली हो भी जाता है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। इसमें आपको रिप्रेजेंटेशन जो है वो इजी पड़ता है, और रिप्रेजेंटेशन इजी है तो आपको रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन भी आपके लिए इजी होगा। डिसएडवांटेज क्या है? अगर बहुत लंबा डाटा है तो आप उसको अरेंज नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर 50 वैल्यू ग्राफ में प्लॉट करना है तो कर लोगे, अब अगर 50,000 है तो करना मुश्किल है। तो अगर बहुत लार्ज डाटा है तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हर एक वैल्यू को अगर आप ग्राफ में क्लियरली प्लॉट नहीं कर पाए, सपोज यहाँ पे एक वैल्यू है 1.01, फिर है 1.012, फिर है 1.02, 1.023, 1.027, तो अब अगर ग्राफ में ऐसे प्लॉट कर रहे हैं तो ये बहुत क्लोज डाटा है। अगर ये क्लोज डाटा है और खत्म होता है 100 या 10.000 में, तो भी ये बहुत लंबा डाटा हो जाएगा और इस डाटा को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड डाटा में आप लाइन ग्राफ बनाना आपके लिए प्रॉब्लम होगा। ये इसका डिसएडवांटेज है, आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं बार डायग्राम्स। बार डायग्राम्स में इक्वल विड्थ होता है। ये सारे जो है पॉइंट्स हाईलाइट कर रही हूँ आपके आंसर में होना चाहिए। ये रेक्टेंगुलर बार्स है जो कि इक्वल विड्थ के होगा। विड्थ मतलब ये चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है ये चौड़ाई इक्वल होगा। मतलब पहला ग्राफ बनाया फिर दूसरा बार बनाया तो ये दोनों, इसका और इसका विड्थ सेम होना चाहिए। ऐसा अगर हमने ग्राफ बनाया
जैसे ये एक बार है और ये एक बार है, तो ये दोनों की चौड़ाई देखिए अलग है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके हर एक विड्थ की चौड़ाई सेम होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो हाइट है, ये हाइट आपका, ये यहां से जो ये हाइट है, ये हाइट आपको बता रहा है उसकी वैल्यूएशन, ठीक है। तो ये होता है हमारा बार डायग्राम। जैसे ये है, अब इसका बार डायग्राम ये देखिए, मंडे को 20 है तो ये इसका हाइट है 20 के लिए, 25 में 5 ज्यादा दिख रहा है आपको, 30 में भी 5 ज्यादा दिख रहा है। अभी 25 और 28 को कंपेयर करेंगे तो देखिए ये ज्यादा है। फिर यहां से अगर 30 से 35 कंपेयर करेंगे तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस सेम है। जहां जहां पे 5-5 करके वैल्यूएशन बढ़ रही है वो सेम है। और ये जो चौड़ाई है, ये देखिए ये सब में सेम होती है। तो ये इक्वल विड्थ में होंगे, और हाइट या लेंथ ऑफ बार जो है वो आपके डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। सबसे पहला आता है सिंपल बार डायग्राम, जो अभी हमने देखा। ये बहुत इजीली कंस्ट्रक्ट भी हो जाता है, समझ में भी आ जाता है, ये सिंपल कंपैरिजन कर लेता है। डिसएडवांटेज क्या है, ये सिर्फ एक सेट ऑफ डाटा पे ही काम करता है, जैसे कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि इसके मार्क्स है, तो फिजिक्स बायो में कितने जन को कितने नंबर मिले और 50 वाले को कितना मिला है। डिवाइडेड बार डायग्राम, डिवाइडेड बार डायग्राम में चलो डायग्राम ही देख लेते। देखिए ये इस तरह से, ये टोटल है हमारा, ये टोटल है आपका 100%। ये टोटल अगर 100% है, इसमें से फूड बता रहा है 40%, रेंट बता रहा है 30%, एजुकेशन बता रहा है 20। तो क्या किया है, ये जो एक बार ग्राफ है, इस बार ग्राफ को हमने ऐसे सेग्रीगेट कर दिया। चाहे आप ऐसा बना लीजिए या ऐसा बना लीजिए। अब ये आपको बता रहा है कि इसमें टोटल कंपोनेंट, टोटल स्कोर कितना है, टोटल वैल्यू कितना है, और उसके कंपोनेंट्स में क्या क्या है, और इसका कंपोजिशन एनालिसिस ये आपको बता दे रहा है। डिसएडवांटेज क्या है, इंडिविजुअल को इंडिविजुअल से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, और ये कंफ्यूजिंग है। अगर आप डाटा देखेंगे, इस तरह से ग्राफ बन रहा है, तो आंख से देख के ये 10% और 20% का जो चौड़ाई है, ये नियर अबाउट सेम दिख रहा है। तो इसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। नेक्स्ट आता है परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम में हर एक का परसेंट बताता है। परसेंट मतलब अगर 3 तरह की वैरायटी है, तो फर्स्ट वैरायटी में कितना परसेंट है, सेकंड वैरायटी में कितना है, थर्ड वैरायटी में कितना है, ये सबके परसेंटेज को एक साथ में बता देगा। तो ये कंपेयर कर सकता है प्रोपोर्शंस को, और ये प्रॉब्लम्स को काफी एलिमिनेट भी कर सकता है, पर ये एक्चुअल वैल्यू को नहीं दिखाता है। और सबसे पहले आपको हर एक वैल्यू को परसेंटेज में कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये परसेंटेज है। तो आपको हर एक वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ही आपको ये वैल्यूज समझ में आएंगी। जैसे कि ये कैटेगरी 1 में नीला है 40%। अब मान लीजिए ये है फिजिक्स, ये है केमिस्ट्री, ये है बायो। तो ये भी फिजिक्स, ये भी केमिस्ट्री। कैटेगरी 2 में फिजिक्स के 30% है, और कैटेगरी में फिजिक्स के 30%। तो ये डिविजन्स है परसेंटेज वाइज। फिर आते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम में 2 से भी ज्यादा बार बना सकते हैं। इसमें 2 रिलेशंस को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों ग्रुप के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज है कि इसमें ओवर क्राउडिंग दिखती है, और ये कॉम्प्लेक्स है तो कंस्ट्रक्शन भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे कि इसमें ब्लू वाला जो एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पिंक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक साथ है। मान लीजिए हमारे पास एक बच्चे का स्कोर है, सपोज यहाँ पे स्टूडेंट 1 है, उसने इंग्लिश में स्कोर किया, हिंदी में स्कोर किया, मैथ्स में स्कोर किया, सोशल में स्कोर किया, साइंस में स्कोर किया, संस्कृत में। तो इसके लिए ये 5-6 हो गए। फिर इसके बाद हम इतना इक्वल छोड़ के फिर हम सेकंड बच्चे के फिर से 6 डाटा देखेंगे। तो ये थोड़ा, इसको बोलते हैं हम मल्टीपल बार डायग्राम। एक कैटेगरी के सारे वेराइटीज एक साथ ही कैलकुलेट होते हैं। फिर आते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट डायग्रामेटिक आप समझ सकते हैं, ये है पाई चार्ट। इसमें होल सर्कल्स में हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं,
अब इसमें ये एंगल कितना होगा, यहाँ पे ये जो एंगल बना हुआ है ये एंगल इसके परसेंटेज वाइज कैलकुलेट किया जाता है। 1 डिग्री है तो कितना, 1 डिग्री में कितना परसेंट है वो मिलेगा, तब आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये दिखने में बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है, बहुत इजीली है डिपिक्शन इसका, इससे आप कंक्लूजन बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। पर ड्रॉबैक ये है कि हर कैटेगरी को ये फॉलो नहीं करता। अगर कम कम डिफरेंसेस है, जैसे ये 40% दिख रहा है और एक है मान लीजिए 41%, तो ये 40 और 41% नियर अबाउट आंखों में आप देखोगे तो आपको सेम दिखेगा। आप कंपेयर नहीं कर पाओगे कि कौन सा 40 और कौन सा 1% का डिफरेंस, ये माइन्यूट डिफरेंसेस है जो कि इसमें डिपिक्शन नहीं कर पाते हैं। और ये एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को भी डिटरमाइन नहीं करता। ये फिर से हम बताएं कि ये परसेंट को ही डिपेक्ट कर रहा है। अब आ जाते हैं हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से ग्राफ्स बनता है, पॉइंट्स बनते हैं और पॉइंट्स को जोड़ देते हैं तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो जाता है। कैसे होता है चलिए देखिए। सबसे पहले आपके पास जो क्लास इंटरवल है उसके मिड पॉइंट बनाना है। उन मिड पॉइंट को आपको लेना है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में उसकी फ्रीक्वेंसीज लेनी है। फिर आप उस पॉइंट्स को प्लॉट करिए और आपको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ इस तरह से। ये आपके क्लासेस है, इस क्लास का मिड पॉइंट आपने यहाँ डाला है। पहला वाला है 0 to 5 तो 5 आया है, 0 to 10 तो 5 आया है, 10 to 20 तो उसमें आया है 15, फिर आया है 25, 35 और ये है उसकी फ्रीक्वेंसीज। तो ये फ्रीक्वेंसीज को हम इसमें प्लॉट करे हैं, इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इस पॉइंट्स को आप वापस से जोड़ दीजिए। एडवांटेजेस, 2 से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया तो फर्स्ट पॉलीगॉन इस तरह से बना लिए, सेकेंड पॉलीगॉन को आप डॉटेड लाइन से बना दीजिए तो वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये अगर सिमिलर है, एक ग्राफ ऐसा है दूसरा ग्राफ भी ऐसा ही जा रहा है, मतलब वो ट्रेंड सेम है। डिसएडवांटेज तब है जब यहाँ पे एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं दिखाता है, इसीलिए आप ये बता सकते हो कि इसका और इसका सिमिलैरिटी चल रहा है, पर कौन से पॉइंट में कितना सिमिलर है, किसकी इस पॉइंट में कितनी वैल्यू है, इस पॉइंट में कितनी वैल्यू, ये हम बता नहीं पा रहे। और ये स्मॉल डाटा सेट्स के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि मान लीजिए है ही 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट में ग्राफ प्लॉट होना और उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन निकालना ये थोड़ा सा क्लमजी हो जाए। नेक्स्ट वैरायटी में पहुंचते हैं जो कि है आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में भी हम अरेंज करते हैं, कैसे बनाते हैं इसमें भी आपको देखिए, पहले हिस्टोग्राम इतना देख लीजिए। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर से ये वैसे ही बनेगा, ऐसे ही बार ग्राफ बनेगा, पर इसमें ये बीच में आपको पोजीशन नहीं छोड़ना है। ये बार्स जो है ये एडजेसेंट होता है और एक दूसरे को टच करता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में होता है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये कंटिन्यूअस चल रहा है। तो इसीलिए बार ग्राफ को हम अगर कंटिन्यूएशन में जोड़ दे आसपास में तो फिर वो हिस्टोग्राम बन जाएगा। इसमें एक्स एक्सिस में क्लास इंटरवल डालते हैं, वाई एक्सिस में इसकी फ्रीक्वेंसी डालते हैं। जो बार का विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो उसका क्लास इंटरवल होगा और हाइट जो होगा वो उसका फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे ये अगर आप प्लॉट करें तो यहाँ पे होगा आपका, सपोज ये 0 तो ये 10, 20, 30, 40, 50। और अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से हम चालू करें, सपोज 5, 10, 15, तो 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी है 5, तो पहला ग्राफ ऐसा बन जाएगा। फिर है अगला 8, तो सपोज यहां तक ऐसा बनेगा। फिर है 12, तो इसके हाइट तक इतना तो जाएगा, ये हो जाएगा 12। फिर है 7, तो ये था 8, तो इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा आपका 7, और आखिरी वाला है आपका 3, तो कुछ यहाँ तक आएगा। तो ये जो चौड़ाई है ये सेम होगा। अब तो मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। और ये जो हाइट है, ये हाइट आपको बताएगा फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम बोलेंगे हिस्टोग्राम। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला, कोई गैप नहीं रहेगा, ये कंटिन्यूअस डाटा है, ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंटेशन है, क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी।
एडवांटेजेस इजीली अंडरस्टैंडेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा, डाटा सेट के लिए चल सकता है। कम डाटा सेट है तो डिस्क्रीट डाटा में ये नहीं कर सकते। डिस्क्रीट डाटा मतलब एक है 3, एक है 5, उसके बाद है 19, तो इसमें कंटिन्यूएशन नहीं है। अगर कंटिन्यूएशन नहीं है तो आप उसको जोड़ नहीं सकते, और नहीं जोड़ पा रहे हो तो फिर वो हिस्टोग्राम नहीं बन सकता। फिर आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखा जाता है ये पहले बता दूं। जब हम इस वेरिएबल की बात कर रहे हैं और इस वेरिएबल के साथ फ्रीक्वेंसी बात करते हैं तो अगला कॉलम होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम यहाँ पे वेरिएबल कुछ लिख लेते हैं 1 2 3 4, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 5 10 20 70। तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने का तरीका होता है कि पहले आप इस 5 को यहाँ लिख लीजिए, फिर 5 + 10 करिए तो यहाँ हो जाएगा 15, 15 + 20 करिए तो ये हो जाएगा 35, 35 और +10 70 करिए तो ये हो जाएगा 105। तो इसको बोला जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एक है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम लेस देन ओजीव भी बोलते हैं, और एक होता है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको मोर देन ओजीव बोलते हैं। ये जब हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे तब हमको लगेगा लेस देन ओजीव और मोर देन ओजीव। कैसे बनाते हैं वो देखिए। सपोज ये है हमारा पहला वाला कॉलम है क्लास इंटरवल, दोनों में सेम क्लास इंटरवल लिया और दोनों में सेम फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए ये लेस देन है, मतलब ये लेस देन ओजीव है। लेस देन ओजीव में हमने क्या किया है, लेस देन ओजीव में हमने पहले लिया है कलर, 5 का 5 ले लिया है और 5 के बाद उसमें 8 प्लस कर दिया है तो ये हो गया है 30। जैसा हम नॉर्मल क्यूमुलेटिव करते हैं, 13 + 12 कर दिया तो आया 25, 25 में 7 प्लस कर दिया तो 32, 32 में 3 प्लस कर दिया तो 35। तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई लेस देन में 5, 13, 25, 32, 35। अब मोर देन में देखिए, मोर देन में जो इसकी फाइनल क्यूमुलेटिव आई 35, इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमको माइनस करना है, इसमें से 5 को माइनस किया तो आया 30, फिर 30 में से 8 को माइनस करना है तो फिर आएगा 22, 22 में से 7 को माइनस किया, सॉरी 22 में से 12 को माइनस किया तो आ जाएगा 10, फिर 10 में से 7 को माइनस किया तो आएगा 3, और आखिरी में से जब 3 से 3 माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 0। इसको बोलते हैं मोर देन ओजीव। और अब ये लेस देन ओजीव और मोर देन ओजीव आपको याद कर रखना है मीडियन पढ़ते वक्त। फिर से मैं एक बार फ्लैशबैक बताऊंगी उस टाइम पे भी। तो ये है आपका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि किस तरह से आप ये ग्राफ से या टेबल से रिप्रेजेंटेशन करोगे, ये सारे आपके टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। फिर हमने पढ़ा इस तरह के डायग्राम्स या बार ग्राफ्स। ये देखिए ये सारे बार ग्राफ्स है, पाई चार्ट है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। तो ये है अलग अलग वेराइटीज। अब कौन सा आप टेक्निक यूज करोगे डाटा रिप्रेजेंटेशन का, वो डिपेंड करता है कि आपका सैंपल क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये टॉपिक्स, ये सीरीज समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल एक लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, कमेंट्स में लिखिए कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। जो चेंजेस करनी है आपको, अगर लगता है कि इसमें कुछ और चेंजेस होनी चाहिए, वो बिल्कुल बताइए ताकि हम उसमें आगे इम्प्रूवमेंट कर सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडिंग।